मैं ये बताते हुए बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहा हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने 47 को झेलने के बाद आते हुए अपने घर से बहुत कुछ ऐसा ले लिया था जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ सकती थी, ये सोचकर। और उसमें कुछ दस्तावेज़ थे, कोई फटे पुराने कागज़ थे, कुछ नए नवेले कपड़े थे, शायद उन्होंने अपने बच्चों के दहेज के लिए रखे थे, या कुछ सोना चांदी था, या कुछ बर्तन थे, या फिर वो यादें थी। कितना कुछ था जो हमारे बुजुर्ग लेकर आए थे। उन चीज़ों को आखिरकार क्यों नहीं संग्रहित किया गया? कौन इन्हें संग्रहित करता? कौन इसका ध्यान देता? क्या सरकारों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, या हमारे परिवारों ने उसे कब तक संभाल के रखा? और क्यों हमारे समाज में आज भी 47 से जुड़े हुए म्यूज़ियम ना के बराबर हैं? और अगर हैं तो ले देकर एक ही नाम सामने आता है कि अमृतसर का पार्टीशन म्यूज़ियम। अमृतसर का विभाजन म्यूज़ियम अगर आप देख चुके हैं तो एक और देखने की तैयारी कर लीजिए। लेकिन उसके अलावा कितने और ऐसे थे जो बनने की कगार पर थे, नहीं हो पाए। किसकी गलतियां थी, वो सारा का सारा आज डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से कि क्यों नीलोखेड़ी में नहीं बन पाया विभाजन म्यूज़ियम। एक आर्टिकल है जो डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब ने लिखा है, उनके शब्दों में, मेरी आवाज़ में, कि अमृतसर का विभाजन म्यूज़ियम अभी भी देश और पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम माना जाता है, जिसका उद्घाटन 25 अगस्त 2017 में हुआ था। और इसमें 1947 के भारत विभाजन का दस्तावेजी, सचित्र, लिखित और मौखिक इतिहास लिया गया है। इसमें वो ताला भी है जो उस ट्रंक के सामान भरने के बाद लगाया गया था, जिसे वहाँ से पलायन करने वाले एक परिवार ने अपने पुराने राशन कार्ड, ज़मीन व अन्य संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज संजो लिए थे। अब ये कौन से दस्तावेज थे? और इन्हीं दस्तावेज़ों में कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बनाए गए, आपकी मदद से, कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो इसी पार्टीशन म्यूज़ियम में चल रहे हैं। ऐसा ही एक म्यूज़ियम दिल्ली के दारा शिकोह पुस्तकालय में भी स्थापित हो रहा है। इन संग्रहालयों का उद्देश्य आने वाली नस्लों को यह संदेश देना भी तो है कि जब भी ऐसे भयावह विभाजन होते हैं तब विध्वंस की कोई सीमा नहीं रह जाती। इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय कार्य इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय कार्य द आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट TACHT द्वारा किया गया है। दिल्ली वाला म्यूजियम अगस्त 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य था, मगर अनेक कारणों से इसकी तैयारी में देरी का क्रम भी जारी है। दिल्ली वाले म्यूजियम की एक विशेषता यह भी है कि यह कला व संस्कृति को भी जोड़ा जा रहा है और साझी भारत पाक संस्कृति से जुड़ी संगीत व कलात्मक प्रस्तुतियां भी रखी जा रही हैं। अमृतसर म्यूज़ियम में यह कमी थोड़ी अखरती है। मैं बता दूं कि उस म्यूज़ियम में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ विध्वंस दिखाई देता है, खून और चीखें। इस संदर्भ में सर्वाधिक उपेक्षित है विभाजन से जुड़े हरियाणा के स्मृति स्थल। हरियाणा के स्मृति स्थल अगर आप गिनेंगे तो आप अपने शहर के गिनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो जनाब डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब ने जिक्र किया है कि विभाजन के समय उधर से अर्थात नवगठित पाकिस्तानी क्षेत्र से उजड़ कर व लुटपिट कर आने वाले शरणार्थियों, जिन्हें पुरुषार्थी कहना ज़्यादा वाजिब होगा, उनके अस्थायी शिविर बलदेव नगर कैंप अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र और नीलोखेड़ी के पहले चरण में लगे थे। ये लोग जिन परिस्थितियों में और जिन टूटी फूटी मन स्थिति में इधर आए थे, उनका सही चित्रण भी मुमकिन था। यदि कला की भाषा में इसकी झलक देखने को मिल जाए तो उस समय के महान कलाकार SL पराशर की कूचियों से गुजरना पड़ेगा। कौन थे ये पराशर साहब? वर्ष 1886 में लाहौर में जन्मे पराशर ने 31 दिसंबर 1984 में जब अम्बाला में अंतिम सांस ली, तब भी हरियाणा या दिल्ली की सरकार ने उन्हें समुचित आदर के साथ याद भी नहीं किया। नई दिल्ली के निर्माण भवन या किदवई भवन कभी जाएं तो वहां आपको इस महान चित्रकार के बनाए म्यूरल एवं भित्ति चित्र देखने को मिल जाएंगे। विभाजन के समय लाहौर से 14-15 अगस्त की एक सुबह एक कार में कुछ दोस्तों के साथ निकले पराशर ने अपना पहला ठिकाना अम्बाला शहर के बलदेव नगर कैंप को ही बनाया था। अब
हरियाणा के या बलदेव नगर के रहने वाले लोगों को ये पता चल गया होगा कि ये बलदेव नगर कैंप आखिरकार किस शख्सियत से साथ जुड़ा हुआ है। घर से 2 कपड़ों में निकले थे, मगर साथ में अपनी कूची व रंगों का एक छोटा सा डिब्बा उठाना नहीं भूले थे। रास्ते में चलते कूची, रंगों का डिब्बा और एक फाइल कवर में लिपटी कुछ चर्चित पेंटिंग्स उनसे कहीं गिर भी गई। लाहौर में वह मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के वाइस प्रिंसिपल थे, अब उसे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। दिल्ली में एक बार सतीश गुजराल की एक चित्र प्रदर्शनी के मध्य मिले थे। तब एक भेंट के मध्य उन्होंने बताया था कि उस दिन जब विभाजन की घोषणा हुई तो चारों ओर चीख पुकार, दौड़ भाग और कोहराम का माहौल बन गया था। अम्बाला में श्री पराशर को शरणार्थी शिविर का कमांडेंट बना दिया गया। 24 घंटे वह महान कलाकार उजड़े लोगों की आप बीती सुनता, किसी के आंसू पोंछता, किसी के सिर पर हाथ फेरता और किसी को गले लगाता। जब भी 2-4 लम्हे मिलते उन्हीं शरणार्थियों की पेंटिंग्स बनाने बैठ जाता। अम्बाला पहुंचते ही उस शख्स ने पहला काम यही किया था कि बाजार से ब्रश व रंग खरीदे। कैनवस लिया, पैसे नहीं थे तो दुकानदार को अंगूठी ही सौंप दी। एवज में कुछ पैसे मिल गए थे। कभी कभी यह सब अविश्वसनीय सा लगता है। उस शख्स के चाहने वालों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। एक बार इस कलाकार ने टैगोर की एक पेंटिंग बनाई थी और जब गुरुदेव ने देखा तो अवाक रह गए और बोले, पराशर, तुमने तो मुझे हूबहू उतार लिया। लाहौर के दिनों में पराशर के समकालीनों में डॉक्टर इकबाल भी थे और डॉक्टर AR चुगतई भी। दोस्तों में चुगतई के अलावा चार्ल्स साबरी, रूप कृष्ण, ये सब शामिल थे। पंडित नेहरू एक बार स्वयं इस कलाकार की पेंटिंग्स देखने आए थे। प्रख्यात कला इतिहासज्ञ एवं समीक्षक WG आर्चर ने इस कला के विभिन्न विषयों पर एक लंबी बातचीत भी रिकॉर्ड की थी। विभाजित पंजाब का शिमला कॉलेज ऑफ आर्ट अस्तित्व में आया तो पराशर उसके संस्थापक प्रिंसिपल बने। बाद में यही कॉलेज चंडीगढ़ आ गया और पराशर ही उसके पहले प्रिंसिपल बने। पराशर के लगभग सभी समकालीन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, लेकिन वह शख्स अपनी तीखी सृजनशीलता के साथ हाशिए पर बना रहा। उसका एक संकट यह भी था कि वह अपनी कृतियों का कभी भी व्यवसायीकरण नहीं करता था। निर्माण भवन में अपने भित्ति चित्र के लिए पराशर ने मेहनताना लेने से इनकार कर दिया था। वह कई बार कहता, कला मेरे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है। वह सृजनशीलता एवं कला के प्रति कितना ईमानदार था, इस बात का सहज अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि शरणार्थियों की वेदना को टेराकोटा मूर्तियों में व्यक्त करने के लिए उसने मिट्टी भी उसी स्थल से ली जहां शरणार्थियों के आंसू गिरे थे। अपने समय के इस महान भारतीय चित्रकार के अब तक पारिवारिक संदूकों में महफूज रखे चित्र और चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज में संकलित उनकी कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में ए मोमेंट इन टाइम्स के नाम से लगी है। अपने समय के इस महान और लंबी अवधि तक विस्मृत कलाकार के 4 बेटों और एक बेटी ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। पराशर 3 वर्ष तक शरणार्थी शिविर में रहे और इस बीच उन्होंने अनगिनत पेंटिंग्स बनाई। सभी में जड़ों से उखड़े और हैवानियत के साथ लूटे शरणार्थियों की वेदना उकेरी। उनके इस काल के कुछ चित्र अधूरे भी रह गए। वे अधूरे चित्र पूरे चित्रों से भी ज़्यादा बयान करते थे। प्रदर्शनी में चंडीगढ़ से ले जाए गए 5 चित्रों और पराशर निर्मित 3 प्रतिमाओं का 1 करोड़ रुपए का बीमा भी हुआ है। पराशर पर उनके जीवन काल में इन चित्रों व ऐसे कुछ अन्य चित्रों को बेचने का दबाव था, मगर उन्होंने अपनी सृजनशीलता को मुकद्दस बताते हुए सभी दबावों को झटक दिया था। वह शख्स कितना अंतर्मुखी था, इस बात का अनुमान आर्किटेक्ट शोभा पटपटिया और इतिहासज्ञ अलोका पराशर सेन की बातों से उजागर होता है। शोभा ने अपनी दक्षिण दिल्ली स्थित आवास की बेसमेंट में आज भी अपने पापा के सभी पेंटिंग्स, मूर्तियाँ व अन्य कलाकृतियाँ सजो कर रखी हैं। इसे एक प्रदर्शनी का रूप दिया गया है। और अब बात कि हमारे समाज में क्यों नहीं हैं
पार्टीशन म्यूज़ियम होना तो ये चाहिए, ये मेरा ज़ाती नज़रिया है, होना तो ये चाहिए कि हर शहर में एक एक म्यूज़ियम होना चाहिए। और जहाँ जहाँ कैंप लगे थे वहाँ तो अनिवार्य है, सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो समाज को सोचना चाहिए, नहीं तो विस्थापित लोगों को सोचना चाहिए। सोचा मैंने भी था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। एक अकेला छोटी सी जान कितना कुछ कर सकता था। बड़े ज़ोर शोर से कोशिश की थी लोगों को कहूँ कि आप अपने परिवारों में से वो सब चीज़ें निकालें जो आपने अपनी परछत्ती पर कहीं खाने में, कहीं कुछ ना कहीं ऐसी चीज़ें दबा के रखी हुई हैं, या आप भूल गए हैं उन चीज़ों को, वो मुझे दीजिए, मैं उन्हें सहेज कर रखना चाहता हूँ, एक म्यूज़ियम के तौर पर बनाऊँगा। कुछ एक लोगों ने मुझे दिया भी, आज भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं उन्हें एकत्रित नहीं कर पाया एक जगह पर रखने के लिए। और उसका दोषी कौन है? शायद मैं खुद, कि मुझे वो एक अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं काबिल नहीं था शायद। ना मैन पावर थी, ना मनी पावर थी, बस था तो एक जुनून और चंद्रद्रिका साहब का आशीर्वाद, जिनका मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, जो हमेशा से मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, जो हमेशा से आर्टिकल का डेमो तक मुझे भेज देते हैं। अभी छपा नहीं है और केशव तुम पढ़ लो, तुम लोगों को भेज दो। तो उन जैसे बहुत कम लोग हैं जिनका आशीर्वाद, जो मेरी आवाज़ बना हुआ है, जो मेरी ताकत बना हुआ है, जिसकी बदौलत मैं इस मुक़द्दस काम को अब तक करता जा रहा हूँ। और कुछ लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन उस कोशिश को शायद ग्रहण लग गया, नज़र लग गई, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। और मेरा इशारा सीधा साधा पंचनद की तरफ है, जहाँ पर एक इस काम को करने के लिए पंजाबी समाज इकट्ठा हुआ था। उसके अलावा बाकी लोगों ने भी बड़ी मदद की थी, लेकिन पता नहीं क्यों, और अगर पता है भी तो शायद मैं कह नहीं पा रहा, क्योंकि ये इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। उसके बारे में भी कभी ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि अंदर से मैं बहुत विचलित होता हूँ उस चीज़ को जब मैं कुछ लोगों से सुनता हूँ, या कुछ लोग मुझसे उसका ज़िक्र करते हैं, तो मुझे मतलब बेचैनी सी होती है, दर्द होता है कि जिस काम को मेरे जैसे कुछ लोग एक सीधी सादी नीयत से कर रहे हैं, उसे कुछ लोगों ने धंधा बना लिया था। तो और आखिरकार वो चीज़ें रुक गई। लेकिन हो सकता है कोई और बनाए, मैं ना बनाऊं, मेरे जैसे कुछ लोग ना बनाएं, कुछ नए लोग आए हमारे बाद जो इस काम को करें, लेकिन ये काम होना चाहिए। बात वापस आता हूँ, ये आर्टिकल आज यानी कि 20 मार्च 2023 की अखबार में छपा है, आप ऑनलाइन इसे देख सकते हैं। और मेरी आवाज़ में आपने सुन लिया है, मैंने शब्दों में कोई हेरफेर नहीं किया है। मैं और आप सब शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब का, जो हमें इस तरह के बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे आर्टिकल्स लिख के देते रहते हैं, और मुझ जैसे निकम्मे लोग उनकी वाणी में, उनके शब्दों में कि तुम निकम्मे हो, है ना, तुम बेवकूफ़ हो जो ये सब कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं देना इन लोगों ने। और मैं कहता हूँ कि कोई नहीं, जिस तरह से आज आपने पराशर साहब का जिक्र किया है, कभी कोई आप जैसा या खुद आप इस निकम्मे का भी जिक्र करेंगे। शुक्रिया।